हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फ़ा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में संक्षिप्त से बताऊंगा और यह इतिहास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का वैदिक काल से आधुनिक काल तक रहेगा और इसके दौरान हम जो भी मुख्य घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में उन सभी का संक्षिप्त से देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। और इस प्रकार से जो भी इसके दौरान जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल से रिलेटेड होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास आपका कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि आपका यदि हिस्ट्री देखें तो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में यदि आपको नवपाषाण काल की हिस्ट्री देखते हैं या ऐसे कह सकते हैं आपको न्यू पैलियोलिथिक एज की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से जो साइट मिलेंगी वो हमको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और सराय नहर प्रतापगढ़ का जो एरिया है उसमें आपको मिलेंगी। और जो है कि आपकी जो है कि हड़प्पा से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश में साइट हैं वो आपकी आलमगिरी में जो कि मेरठ में स्थित है। यहाँ पे आपको हड़प्पा से संबंधित साइटें देख सकते हैं। इसके बाद जो कि एंशियंट टाइम को उत्तर हमारा जो मध्य देश भी कहा जाता था। इसे मध्य देश इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर दिल्ली से लेके आप देखोगे कि पटना तक आखिरी राजा रहे थे, यानी कि सारा जो साम्राज्य था आपका पटना इधर पटना और इधर दिल्ली के बीच में सारे राजाओं ने शासन किया है। तो इस प्रकार से इस जो रीजन को मध्य देश कहा जाता था। इसके अलावा यदि हम आपकी हिस्ट्री देखते हैं आपकी 1500 से 1000 BCE तक की, तो इसमें आपको प्री वैदिक हिस्ट्री इसको कहा जाता है। इस काल में जो है कि सिर्फ एक ही जो बुक है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि लोग वहाँ पर कैसे रहते थे, वो आपकी सिर्फ एक बुक ऋग्वेदिक एज है, इसलिए इसका नाम ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अकाउंट के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से लोगों की सोशल लाइफ थी। तो यहाँ पे आपको नोटिस करने की बात यह है कि इस टाइम तक आपकी ऋग्वेदिक एज में लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ था। सेटलमेंट मतलब मुख्य रूप से लोगों ने खेती नहीं शुरू की थी जिससे कि वो एक जगह पर रह सकें। लोग अपनी आजीविका घूम फिर कर ही चला देते थे। लेकिन आपकी जो 1000 से 500 BC तक की जो भी आपका इतिहास है उसमें आपकी लोगों ने सेटलमेंट शुरू कर दिए थे। लोगों ने खेती शुरू कर दी थी, तो वहीं पर रहते थे और उसी से अपनी आजीविका का पूरा करते थे। अच्छा, यहाँ मुख्य रूप से ये बात ध्यान देने की हो जाती है, जब लोग सेटलमेंट रहेंगे और उनकी एग्रीकल्चर रहेंगी तो उनका ध्यान जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को या अपनी ज़मीन को बढ़ाने का कोशिश रहती थी। तो इस प्रकार से देखोगे कि विभिन्न प्रकार से यहीं से शुरुआत होती है कि विभिन्न प्रकार के जनपदों का उदय हुआ था भारत में। तो थोड़ा देखते हैं, पहले हम प्री वैदिक में देखते हैं कि यहाँ पर प्री वैदिक में मुख्य रूप से जो कि 5 पहले जो आपकी ट्राइब्स रही हैं जिन्होंने जो आर्यन रहे हैं, आर्यन की 5 ट्राइब्स थी। एक भारत में जो ध्यान रखिएगा आप, जो कि इंडस से वेस्ट का इलाका है जहाँ पर पंजाब के आसपास जो कि सबसे पहले आर्यनों का अटैक हुआ था, वहाँ भी मुख्य रूप से जो है कि भारत में जो पहले से एक जो ट्राइब्स थी आर्यनों की जिसको भारत कहा जाता है वो पहले से रहती थी। इसके बाद जो 5 ट्राइब्स आर्यन की ट्राइब्स थी उन्होंने इन पर अटैक किया था कुछ लोकल ट्राइब के साथ मिलके। तो जो 5 ट्राइब थी उनके आप नाम ध्यान रखिएगा, आपकी पुरु है, थ्रुवासु है, यदु है, अनु है और ध्रुम है। तो इन दोनों में जब युद्ध हुआ था तो ये सब आप ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये सब अभी देखो गंगा जमुना के द्वार तक कोई नहीं आया है इन 5 ट्राइब्स में थे, ये सब पंजाब में स्थित हैं। तो इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो इन दोनों में फिर आपकी ट्रीटी हो गई पुरु और पकर में, जो मुख्य ट्राइब्स थी। तो इन दोनों ने आपकी कुरु की स्थापना की थी, जो आप देखिए कुरु को आप मैप पे भी देख सकते हैं। तो ये आपका यमुना के किनारे पे पड़ता है। तो यहाँ पे आपका पहला ये राज्य बना जो यमुना के किनारे था। और इस प्रकार से जो सब शुरुआती राज्य था उनको हम सप्त सिंधु भी कहा जाता था, जो आज का पंजाब है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। जैसे मैंने बताया था सेटलमेंट लोगों का बढ़ गया था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ भूमि कब्जाना चाहते थे। इस वजह से आर्यनों ने और जो है कि गंगा यमुना के बीच का दुआब था
उधर से आपको नीचे की तरफ यानी ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ने लगे थे। और यहाँ पे इन्होंने कौशल जो कि आज का अवध है और विंध्य बिहार में ब्राह्मण और क्षत्रियों की विजय हुई थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे जनपद स्टेटों का क्रिएशन होने लगा था। और धीरे धीरे देखें, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन आपकी जो है कि यमुना और गंगा के द्वार पर पड़ती है, तो सप्त सिंधु जो कि आज के पंजाब में था उसकी इम्पोर्टेंस लॉस होने लगी। और जो है कि इधर के जो मुख्य उपजाऊ भूमि थी जैसे गंगा और यमुना की, और यहाँ पर जैसे कि नए स्टेटों का और उदय होने लगा। जैसे आप देख सकते हो मगध है, कौशल है, बनारस है, कुरु है, ये सब ईस्ट की तरफ स्टेटों का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। और बाद में भी देखोगे आप तो कि जो है कि मगध जो है कि आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण शासन निकला था। तो यहाँ पे ये जब इधर की तरफ शिफ्ट होने लगे और टाउन सेटलमेंट होने लगे तो ये आपकी हिस्ट्री वैदिक हिस्ट्री हो जाती है। यहाँ 1000 से 1500 ईस्वी तक की हिस्ट्री रही है। और इसमें जो मुख्य वैदिक पीरियड में जो ऋषि रहे हैं, फिर इसका नाम ब्रह्म ऋषि देश भी कर दिया गया था। यहाँ पर जो मुख्य ऋषि रहे थे भारद्वाज थे, याज्ञवल्क्य थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, वाल्मीकि थे, जो कि मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश में रहते थे। तो चलिए अब फिर हम आगे देखते हैं कि इस प्रकार से आगे क्या होता है। इसी प्रकार यहाँ पे जैसा कि आप जो कौशल है जहाँ पे अवध पड़ता है, जो जिसका साम्राज्य नेपाल तक फैला हुआ, तो इसी दौर समय के दौरान में विभिन्न प्रकार की जो है कि हिंदुओं की कथा और लिटरेचर लिखी गई थी, जिसमें से रामायण और महाभारत आपको आज भी सुनने को मिल सकता है। और इनका आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय हिस्ट्री में। तो इसी दौरान 1000 से 500 BC के में धीरे धीरे जब मटेरियल कल्चर ज़्यादा बढ़ता गया, लोग खेती करने लगे, लोग सेटल होने लगे, क्राफ्ट बढ़ने लगी, आर्टिसन बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे 16 महाजनपदों का उदय हो गया था भारत में। और जो है कि जब आप 600 BC के आसपास जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि मटेरियल कल्चर का बहुत ज़्यादा उद्गम हो चुका था। इसी कारण इसी मटेरियल कल्चर की वजह से ही और जो है कि यहाँ पे बुद्धिज़्म का उदय हुआ था और जैनिज़्म का भी उदय हुआ था। और इसके अलावा जो कि यहाँ हम देखते हैं जो मुख्य आपके ये रहे हैं जनपद रहे हैं, उनमें से आपको जो मुख्य जनपदों का ध्यान रखना है, जो आपका देखो कुरु है, कुरु पांचाल हैं जो आपके दिल्ली के पास हैं और बरेली के पास हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस देखो 1000 से 500 ईस्वी के बीच ख़त्म हो चुका था। सूरसेन है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट रहा था जो कि आज के मथुरा में पड़ता है। तो आपको जो जिनका मुख्य है मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा। जिसका आपका वत्स इलाहाबाद है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये एक महत्वपूर्ण किंगडम रहा था। दूसरा आपका कौशल था, जिसकी राजधानी आपकी साकेत और श्रावस्ती में रही थी। तीसरा आपका जो है कि ये मगध रहा था, मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगिरी थी, पहले राजगृह थी, उसको राजगिरी कहने लगे थे। और चौथा जो महत्वपूर्ण शासन रहा था जो कि मालवा के पठार पे था, वो अवंती था और जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो ये 4 शासन थे। इन्होंने जो 500 BC के बाद आपस में युद्ध लड़े और 4 ही जो महत्वपूर्ण थे। और जो कि इसमें जो बाद में मगध सबसे महत्वपूर्ण शासन के रूप में उभरा था, क्योंकि मगध में वहाँ पे आयरन मिलता था। जो आयरन एज की शुरुआत थी, तो वो बहुत सक्सेसफुली शासक निकले थे। जो राजगिरी की हिल्स में आप आज के दिन भी देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा आयरन निकलता है। तो इस वजह से मगध ने इन चारों जो अवंती, कौशल और मगध पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। और एक जो है कि बड़े साम्राज्य की पहली बार साम्राज्य का उदय हुआ था। छोटे छोटे जनपद थे महाजनपद बने और महाजनपद से आपका एक मगध का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन जब ये मौर्य साम्राज्य जो मगधों ने बनाया था, जो मौर्य साम्राज्य आप देखोगे कि ये आपका 400 से 200 BC तक आपका मौर्य साम्राज्य रहा, जिसके मुख्य जो शासन रहे हैं महानंद शासन थे। महापद्म नंद का शासन था, जिसके दौरान ही भारत पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। उसके बाद आपका शासन रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, जिसमें कौटिल्य या चाणक्य की नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसके बाद आपका मौर्य जो अशोक का शासन रहा था, उस समय के शासन को, मौर्य शासन को सबसे ज़्यादा अपने चरम सीमा पर माना जाता था। यहाँ की कलाकृति और जो है कि आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। इसके बाद जो कि जब 2nd BC के आसपास जो मौर्य का पतन हो गया था, मौर्यों का शासन ख़त्म हो गया, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ आप देखोगे कि कुषाणों ने और जो कि नागा किंग्स ने अपनी पावर की स्थापना की थी। जैसा कि इनकी जो है कि जैसे ये कुषाण शक थे,
शकों ने उत्तर प्रदेश की जो है कि कौशाम्बी तक, देखो कि कौशाम्बी मथुरा तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन इसके बाद जो कुषाण आए थे, उन्होंने आपका कॉमन एरा से आपको 200 कॉमन एरा तक कुषाणों ने शासन किया था। अब देखिए, अब हम कुषाण तक पहुँच चुके हैं। आपकी जो एज जो है कि अब कॉमन एरा पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब कुषाणों का उत्तर प्रदेश में शासन रहा था, जिनका सेंटर जो कि मथुरा रहा था, और मथुरा आर्ट भी कुषाणों के द्वारा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रही थी। तो लेकिन जब कुषाणों के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में 320 कॉमन एरा के पास गुप्तों का उदय होता है। यहाँ देख सकते हैं 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्सों का उदय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में गुप्ता रूलर्स का। तो इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे हैं, जिन्होंने 320 ईस्वी से 345 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इनका शासन था, वो आपका शासन रहा है अब समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। इसने जो है कि इसकी जो कि पॉलिसी अग्रेसन की थी, समुद्रगुप्त थी। तो इस प्रकार देखोगे कि भारत में जो गुप्ताओं का शासन में स्थापित हो चुका था, और इन गुप्तों का शासन बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद जो है कि आप देखोगे गुप्ता जो कि जैसे कि 4th सेंचुरी में आए थे, तो पॉलिटिकल यूनिटी जो है कि उसकी इंडिया की दोबारा से गेन हुई थी। जिस प्रकार से मौर्यों का शासन था आपका 220 ईस्वी में, इस प्रकार से गुप्ताओं ने जो 4th सेंचुरी में उत्तर प्रदेश की पूरी हिस्ट्री को, यानी उत्तर प्रदेश के भारत के सारे राज्यों को दोबारा से एकत्रित करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप देखोगे मध्य देश में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और पीस हो गई थी। और इसमें जो कि जैसा कि मैंने बताया था, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जो 320 से 345 में राज किया था, उनमें ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने शादी करके अपना साम्राज्य किस प्रकार से बढ़ाया था। जो लिच्छवी डायनेस्टी थी, जो कि आज के नेपाल और बिहार के आसपास पड़ती है, तो इन्होंने इनकी बेटी से शादी कर ली थी, और इस प्रकार से इनका किंगडम पूरे नेपाल के क्षेत्र में भी हो गया था। और धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपना इलाहाबाद तक, अवध और साउथ बिहार, गंगा यमुना वैली तक अपना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना साम्राज्य फैला दिया था। लेकिन जो फिर उसके बाद जो समुद्रगुप्त ने, मैंने बताया, अग्रेसन से अपनी साम्राज्य फैलाया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त, अब देखिए आप यहाँ पे जो चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, इनका जो शासन रहा है 380 से 412 के आसपास रहा है। तो इसी दौरान जो फायन भी भारत में आए थे, जो चाइनीज ट्रेवल थे फायन, तो ध्यान रखिएगा, जो फायन आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान, जिन्होंने 385 ईस्वी से 400 ईस्वी तक शासन किया था। तो इन्होंने भी मध्य देश के बारे में, मध्य देश और किस प्रकार के मध्य देश के लोग कायम थे उसके बारे में भी लिखा है। और चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान मथुरा और वाराणसी इंपॉर्टेंट सेंटर रहे थे गुप्ता पीरियड के। इसके बाद जो कि फायन ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बहुत एक अच्छा अकाउंट दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। गुप्ता साम्राज्य के बाद की हिस्ट्री को हम कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपकी वीडियो लगातार इसी प्रकार की देखनी है तो। धन्यवाद दोस्तों।